तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना अलाउड है। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईपीओ या एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई और ट्रेडिंग कर सकता है। और क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने किसी फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना अलाउड है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के गाइडलाइंस के अनुसार है और इसके पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप चाहें तो इसे खुद पढ़ सकते हैं। इसमें आपको वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगे जो कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस पर ही फोकस करेंगे। और लास्टली मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ स्पेशल कैटेगरीज के अलावा ये रूल सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और वीडियो के एंड में मैं आपको उन स्पेशल कैटेगरीज के बारे में भी बताऊंगा जिन पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का इक्विटी वेज में। क्लॉज 35(1) ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्टॉक, शेयर या किसी भी दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट में स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं। स्पेकुलेशन मीन्स फ्रीक्वेंट परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आप किसी स्टॉक को क्विक प्रॉफिट के लिए बार बार बाय एंड सेल कर रहे हैं तो रूल के अनुसार ये अलाउड नहीं है, विच सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, बीटीएसटी, एसटीबीटी, स्विंग ट्रेडिंग एटसेट्रा। रूल के अनुसार किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी तरह के ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है। और इस रूल के पीछे का लॉजिक ये है कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम वर्क है और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर रहा है तो इसका असर उसके ऑफिशियल ड्यूटीज पर पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो स्टॉक मार्केट में ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लम सम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अलाउड है। और ये इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आप जीरोधा, कोटक सिक्योरिटीज, आईआईएफएल, अपस्टॉक्स या ऐसे ही किसी और ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और डीमैट के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ही आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और इन्वेस्टमेंट एप्स जैसे कि ग्रो, जीरोधा कॉइन एटसेट्रा के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस क्लॉज का फाइनल कंक्लूजन ये है कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या डायरेक्टली इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी दूसरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बशर्ते कि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हो, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। रूल के अनुसार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बिहाफ में ना तो कोई फैमिली मेंबर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि अगर आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी फैमिली मेंबर को या किसी और बाहरी व्यक्ति को दे रखा है और वो आपके अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये अलाउड नहीं है। और इसका रीजन ये है कि इस अकाउंट में किया जाने वाला सारा इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर हो रहा है और इसमें आपके ही पैसे लग रहे हैं। इसलिए अगर इसमें आपको लॉस होता है तो इससे आपको ही फर्क पड़ेगा और आप फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली इन्फ्लुएंस्ड होंगे और इसका असर आपके ऑफिशियल ड्यूटीज पर पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईपीओ और एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं।
रूल के अनुसार अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के आईपीओ या एफपीओ के प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, तो उस केस में ना तो एम्प्लॉय, ना ही एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर और ना ही एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई और उस पर्टिकुलर आईपीओ या एफपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इसके अलावा किसी भी दूसरे आईपीओ या एफपीओ में अप्लाई करने पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पॉइंट को लेकर बहुत से लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इवन बहुत सारे वीडियोस में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये बिल्कुल गलत है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उन सभी आईपीओज और एफपीओज में अप्लाई कर सकते हैं जिनके प्राइस फिक्सेशन में वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, 2019 के पहले तक रूल ये था कि अगर आप ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर हैं और आपने एक कैलेंडर ईयर में 50,000 रुपीज से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता था। वहीं अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी ऑफिसर हैं, तो आपके लिए ये लिमिट 25,000 रुपीज का हो जाता था और 25,000 रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट होने पर आपको इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता था। बट 2019 में गवर्नमेंट ने इस 27 साल पुराने रूल को चेंज किया और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक ही कैटेगरी में रखा गया। न्यू रूल के अनुसार अगर एक कैलेंडर ईयर में एम्प्लॉय का टोटल इन्वेस्टमेंट उसके 6 मंथ के बेसिक पे से ज्यादा का होता है, तो इसके बारे में एक स्पेसिफाइड प्रोफार्मा में उन्हें अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेसिक पे 30,000 रुपीज है, तो आपका 6 मंथ्स का टोटल बेसिक पे होगा 1,80,000 रुपीज। अब अगर आपने एक कैलेंडर ईयर में 1,80,000 रुपए से ज्यादा का टोटल इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ याद रखिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा सभी का कंबाइंड वैल्यू इंक्लूड करें। इसके अलावा यहाँ ये भी याद रखें कि आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली करना है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच। और अगर आप इन्वेस्टमेंट लिमिट को एक्सीड करते हैं, तो आपको इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट को 31 जनवरी तक स्पेसिफाइड प्रोफार्मा में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोफार्मा में आपको ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए आपने फंड्स अपने पर्सनल सेविंग से अरेंज किए हैं या किसी और सोर्स से। इस न्यू अमेंडमेंट के पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इसी पीडीएफ के लास्ट पेज पर आपको ये प्रोफार्मा भी मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? यानी कि आपने अपने स्पाउस, पेरेंट्स, भाई बहन या किसी और रिलेटिव के नाम पर डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया और आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या ये अलाउड है? तो इसका आंसर है नहीं। एज पर रूल आप ऐसा नहीं कर सकते। और इस रूल के पीछे का लॉजिक भी वही है कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम वर्क है और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर रहा है, फिर चाहे वो अपने अकाउंट से करे या किसी दूसरे के अकाउंट से, तो इसका असर उसके ऑफिशियल ड्यूटीज पर पड़ेगा ही और इस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी दूसरे के अकाउंट से ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर आपने किसी स्टॉक को डिलीवरी में बाय किया और कुछ दिनों के बाद आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया, तो इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा या ट्रेडिंग? चलिए इसे दो डिफरेंट सिनेरियोज में समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में आपने किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय किया और लकीली आपके बाय करने के बाद उस स्टॉक में कोई ऐसा न्यूज आया जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट 10 डेज में डबल हो गया। अब क्योंकि 10 दिनों में ही आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया, इसलिए आपने इस स्टॉक को सेल कर दिया। तो इस केस में आपका ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट है या स्पेकुलेशन, ये डिसाइड करने के लिए दो चीजों को कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट ये कि आप मार्केट में कितने फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस करते हैं और सेकंड ये कि ट्रांजैक्शन के बिगिनिंग में आपका मोटिव ट्रेडिंग था या इन्वेस्टमेंट। तो हमारे इस एग्जांपल में भले ही आपने कुछ दिनों में स्टॉक को सेल कर दिया है, बट फिर भी इसे इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा।
क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में आपका व्यू इन्वेस्टमेंट का था और सेकेंडली आपने इस तरह के ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं। अब सेकेंड सिनेरियो ये है कि आप आए दिन डिफरेंट स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं और उन्हें कुछ दिनों से लेकर कुछ मंथ्स तक होल्ड करते हैं और फिर प्रॉफिट होने पर सेल कर देते हैं। तो इस केस में इस ट्रांजैक्शन को ट्रेडिंग कहा जाएगा, क्योंकि एक तो आपका स्टार्टिंग से मोटिव ट्रेडिंग का था और सेकेंडली आपने ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसकी वजह से आपका इंटेंशन क्लियरली दिख रहा है। यहाँ आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क समझना होगा। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बार बार किया जाने वाला ट्रांजैक्शन होता है, वहीं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए किया जाता है। कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट, इसे डिसाइड करने का कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है और अगर किसी ट्रांजैक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो एज पर रूल गवर्नमेंट का डिसीजन ही फाइनल होगा। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होता, इसलिए उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता और वो जितना चाहें उतना ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी रिस्की होता है, इसलिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो किसी भरोसेमंद एंड एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर की सलाह लें जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को समझे और आपके एक्सपेक्टेशंस, नीड्स और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करे। चलिए अब जानते हैं उन स्पेशल कैटेगरीज के बारे में जिन पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट कैटेगरी है ऑल इंडिया सर्विस का, यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स का। इन पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता। सेकेंडली, ये रूल उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होता जिन्हें प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अनुसार इस रूल से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ये रूल्स इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज और रेलवे बोर्ड मेंबर्स पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। अब जब मैंने ये देखा कि ये रूल्स रेलवे एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल नहीं है तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, बिकॉज इंडियन रेलवे इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और इन पर ही ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और पाया कि रेलवे एम्प्लॉइज को द रेलवे सर्विस रूल्स 1966 फॉलो करना होता है। जब मैंने इसमें दिए हुए गाइडलाइंस को पढ़ा तो मुझे ये समझ आया कि इनमें भी वही सारे रूल्स दिए गए हैं जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में दिए गए थे। तो इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में अब तक बताया है वो सब रेलवे एम्प्लॉइज पर भी एप्लीकेबल होगा। बस इसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ना कहकर द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स कहा जाएगा। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स पर अप्लाई होने वाले रूल्स को मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उस लेवल के ऑफिसर्स मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। आप में से कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे जिन्होंने इन रूल्स के बारे में आज पहली बार सुना होगा, लेकिन आप पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अब हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आए कि आप तो इतने वक्त से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं और आपने कभी इन रूल्स को फॉलो भी नहीं किया और आज तक आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, तो क्या इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है? देखिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स कहता तो यही है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, बट हमारी जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है वो काफी वीक है। हमारे यहाँ रूल्स तो बनाए गए हैं, बट ये देखने वाला कोई नहीं है कि उन रूल्स का कितना पालन किया जा रहा है। अब जब तक ऐसा चल रहा है तब तक चल रहा है, बट जिस दिन चीजें स्ट्रिक्ट होंगी उस दिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें। आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।